रिच एंड वेल्दी। रिच के पास पैसा तो बहुत सारा होता है मगर वो मेंटली जो है पीस में नहीं रहते। पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है? शांति, सेटिस्फैक्शन, राइट। वैसे ही हम लोग कहते हैं जैसे कि एक कार है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पेट्रोल डलवाना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है आपको कहीं से कहीं पहुंचाना, किसी गोल को अचीव करना, किसी मंजिल को पाना। वो एक कार का ऑब्जेक्टिव है। आपने पहले बहुत देखा होगा कि किसी ने केबीसी में करोड़ों रुपए कमाए मगर आज वापस से वही ऑटो ड्राइवर बन के वो वही चीज़ कर रहा है कुछ सालों के बाद। क्यों? दुनिया भर के लोग फाइनेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होती है का नॉलेज बहुत ही डिटेल में रखना चाहते हैं। एंड एज यूजुअल THS brings always something new, something different and something special through a one-to-one podcast in this YouTube channel. और आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, धवल वरू सर, he will be a guide to your wealth journey in this podcast. Also he is co-founder of Wealth Safari. तो इस पॉडकास्ट में आप मेक श्योर करें कि आप अपने साथ एक पेन और पेपर लेके बैठे हो और आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कज़न्स के साथ बैठकर बहुत ही अच्छे से देख सकते हो। सो आज के पॉडकास्ट के वीडियो में मैं स्वागत करना चाहूँगा धवल वरू सर का। सो वेलकम टू द हसलर्स सोसाइटी। थैंक यू। हाउ आर यू? फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली। ओके, सो ऑब्वियसली आज के पॉडकास्ट में हम लोग फाइनेंसेस को डिटेल में जानेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसको अच्छे से सीखेंगे, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट में कैसे कैसे रिस्क हमें फेस करने पड़ते हैं उसको समझेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस कि आप क्या करते हो, आपने अपनी स्टडीज़ कहाँ से करी एंड ऑल दैट, एंड हाउ यू आर रनिंग दिस वेल्थ सफारी ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टार्टअप। थैंक यू वेरी मच राजू। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम धवल वरू है और मैं वेल्थ सफारी का को फाउंडर हूँ। और उससे पहले मैंने अपना MBA GS इंदौर से किया। उसके बाद मेरी बैंकिंग इंडस्ट्री में करीब 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंट लेवल ऑफ जॉब प्रोफाइल्स लाइक हेड ऑफ ऑपरेशंस, head of branches and different locations and positions also. Like I have worked in Raipur, in Bhilai, in Bilaspur, in Nagpur also. तो इतना ज़्यादा वेराइड एक्सपीरियंस है मेरा बैंकिंग का। उसके बाद फिर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पिछले 4 सालों से हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो वेल्थ सफारी है वो इस इंडस्ट्री में पिछले 8 सालों से हैं और आज हम 3500 से ज़्यादा कस्टमर्स को डील करते हैं और 130 करोड़ रुपए के फंड्स को हम लोग मैनेज कर रहे हैं इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, ग्रेट। 130 crores. Okay, it's a big amount. Okay, so I would like to ask you कि what are the personal finances strategies you will suggest to our audience? क्या वो strategies होती हैं personal finances की जो हमें हमारे audience को follow करनी चाहिए? राजू, पर्सनल सबसे पहले इससे सॉरी टू इंटरप्ट बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, सबसे पहले ये पर्सनल फाइनेंस होती क्या है, आप ये एक्सप्लेन करें। राजू, फाइनेंसेस को हम 2 मेजर पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। एक होता है कि आपकी पर्सनल पैसों को लेके आपकी सोच क्या है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या है कि आपके पैसों के लिए आपकी कीमत क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। रीज़न बीइंग, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले बहुत देखा होगा कि किसी ने केबीसी में करोड़ों रुपए कमाए मगर आज वापस से वही ऑटो ड्राइवर बन के वो वही चीज़ कर रहा है कुछ सालों के बाद। क्यों? क्योंकि उसकी पैसों को लेके माइंडसेट, उसकी माइंडसेट पैसों को लेके नहीं बन पाई है। पैसे तो बहुत सारे आ गए मगर माइंडसेट नहीं बन पाया। तो और ऐसा भी होता है जिसके पास कम पैसे होता है वो अच्छी माइंडसेट से अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीता है। तो पैसों को लेके हमको माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें कितने पैसों की क्यों ज़रूरत है और हमारी ज़रूरतें कैसी हैं। ओके, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने वो समझ लिया है तो आप अपने पैसों को बहुत आराम से और बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस को हम लोग सिंगल लाइन में नॉर्मली क्या डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस? पर्सनल फाइनेंस इज जस्ट मैचिंग योर नीड्स विथ योर करंट फाइनेंशियल स्टेटस।
Okay. आपकी ज़रूरतों को अगर आप अपने करंट फाइनेंशियल स्टेटस से मैच कर जाओगे तो आपने अपना पर्सनल फाइनेंसेस पूरा कर लिया है। अब उसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, दो चीज़ें, एक हो जाएगी नीड्स और दूसरा होता है ईगो। Okay. जब हम अपनी सेविंग्स की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि भाई आपका जितना पैसा आ रहा है उसमें से अपने खर्चे कम करो, जो बचता है उसको बचाओ। कुछ लोग ये भी ज्ञान देते हैं और वो सही भी है कि आपको जितना पैसा आ रहा है पहले उसमें से कुछ सेविंग्स कर लो, उसके बाद जो पैसा मिल रहा है वो खर्च करो। Okay. बट मैं एक नई चीज़ अभी सीखा हूँ और मैं लोगों को यही बताता हूँ कि आपकी सेविंग्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन यू कैन मैनेज योर नीड्स एंड योर ईगो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाई ईगो? ईगो कहाँ से आया? ईगो यहाँ इसलिए आया कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर मैं आपको आज 5 लाख रुपए दे दूँ, ठीक है, और आपको आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक 2 व्हीलर चाहिए, ठीक है, आपकी नीड एक स्प्लेंडर से पूरी हो सकती है, बिल्कुल, राइट, बट एट योर एज यू वुड लाइक दैट मेरे पास KTM हो, राइट, तो वो दैट इज़ योर ईगो। आपकी नीड तो स्प्लेंडर से पूरी हो जाएगी ना, यू कैन सेव योर मनी। तो अगर आप नीड्स में फोकस करोगे तो आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी होगी, और अगर आप अपने ईगोज को हमेशा बूस्ट करते जाओगे, अच्छे कपड़े, अच्छा फ़ोन, अच्छी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें क्या है ना कि हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, ज़रूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती, मगर हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। तो अगर आपने ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लिया, देन योर फाइनेंशियल स्टेटस इज सॉर्टेड। Okay. What are the ways you would like to suggest to multiply our money using these strategies, personal finance? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक का अपना बहुत सॉल्यूशन मिल सारे गया। यंगस्टर्स ऐसा मतलब दे डोंट वांट टू अर्न मनी, दे जस्ट वांट टू मल्टीप्लाई मनी, नॉट 2x 3x 10x। ठीक है, सो व्हाट आर द वेज यू वुड लाइक टू सजेस्ट देम, लाइक हाउ टू मल्टीप्लाई मनी? वेल, इसका सबसे अच्छा आंसर है कि देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल। हमको लगता है कि आज पैसा जमा किया, सुबह उठा डबल, तो इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा रिटर्न्स कहीं पे भी मैंने ये नहीं कहता कि नहीं मिलता होगा, बट शॉर्टकट वेल्थी बनाने का शॉर्टकट नहीं है। देखो, दो लोग होते हैं, एक होता है रिच, एक होता है वेल्दी। रिच का मतलब उसके पास पैसा बहुत सारा है, और वेल्दी वो अपने पैसे से सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो आप वेल्दी अपने आप को तभी बना पाओगे जब आप अपने पैसों से, अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल से, अपनी स्ट्रैटेजी से सेटिस्फाइड रहोगे। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करें, और क्या हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए कि अपने को भाई 3 टाइम्स चाहिए, 10 टाइम्स होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे होता भी होगा, बट दैट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, वो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट दे सकती है, बट वेल्दी बनना एक लॉन्ग टर्म गोल है, रिच बनना शॉर्ट टर्म हो सकता है, ठीक है। तो वेल्दी अगर बनना है आपको, तो सबसे पहला आपको इस तरह के चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। कोई 10x हो रहा है मनी, बहुत ही जल्दी डबल हो रहा है, शॉर्टकट कहीं पे भी नहीं है। वेल्दी बनना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और लॉन्ग टर्म प्रोसेस में सारे के सारे एसेट्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी भी एक एसेट है, म्यूचुअल फंड्स भी एक एसेट है, स्टॉक मार्केट भी एक एसेट है, फिक्स डिपॉजिट भी ऐसे एक एसेट है, सेविंग्स अकाउंट भी एक एसेट है, ठीक है, और PPF भी एक एसेट है, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट भी एक एसेट है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी एक एसेट है, बहुत सारे एसेट्स हैं, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। तो हर एक एसेट्स में हमको डाइवर्सिफाई होकर चलना चाहिए। हर एक एसेट में अपनी रिस्क है, अपने अपने एडवांटेजेस है, अपने अपने रिटर्न्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारा का पैसा प्रॉपर्टी में डाल दूं, या सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, सारा पैसा गोल्ड में रख दूं। सबकी अपनी अपनी एडवांटेजेस और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करने के लिए एक एक्सपर्ट के साथ में कनेक्टेड रहिए, और अपनी गोल्स को उसके साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स का गोल ये है। देन ही विल गाइड यू आउट कि हाउ टू रीच दोज गोल्स, कौन से एसेट्स लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए, कौन से एसेट्स का कितनी वेटेज आपके पूरे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, दैट ऑल द थिंग्स मैटर्स। वो आपको एक इन्वेस्टमेंट का एडवाइजर गाइड करेगा। तो दैट हैज़ टू बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। स्टार्ट अर्ली इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। जल्दी स्टार्ट कीजिए और अपने एडवाइजर के हिसाब से उसको प्लान करके चलिए। ना ये जो मेंटालिटी है ना कि वी विल मल्टीप्लाई मनी यूजिंग 10x एट द स्पीड ऑफ 10x, इट इज़ रियली अ बैड मेंटालिटी। जो मेंटालिटी होनी चाहिए हमारी वो ये होनी चाहिए कि हाउ वी विल अर्न मनी,
हम लोग अपने स्किल सेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें, Absolutely. सो दैट वी कैन यूज अर्न मनी यूजिंग आवर स्किल सेट्स. एग्जैक्टली. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स राइट नाउ, बट बिफोर गोइंग इनटू दिस इन्वेस्टमेंट कि हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे क्या प्रॉफिट्स होते हैं, उसमें क्या रिस्क होते हैं, वी विल ऑब्वियसली गो थ्रू दैट. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज एफडी, और एफडीज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं. राइट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. फिक्स्ड डिपॉजिट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्ट करने का एसेट आज होता है और पहले भी होता था, बट दोनों सिनेरियो में अभी बहुत बड़ा डिफरेंस है. डिफरेंस कैसे है मैं बताता हूँ. जब हम बहुत छोटे थे ना, तब हमारे माता पिता के पास एक ही ऑप्शन होता था, बैंक में पैसा जमा कर दो या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर दो. राइट, और ये ऑप्शन बहुत अच्छा भी होता था. क्यों? क्योंकि उस समय रिटर्न्स 10%, 11%, 12% तक फिक्स डिपॉजिट में थे, जो कि आज नहीं है. तो उस समय के हिसाब से वो ऑप्शन बहुत अच्छा था. गंदा नहीं था, अच्छा था, बहुत बढ़िया था. अब आज के सिनेरियो में अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स हैं 3-4%, 4%, 5%. ठीक है, तो कुछ कुछ बैंक्स 5 देती, कुछ कुछ 6 देती, कुछ कुछ 3 देती, कुछ कुछ 2 देती. मैक्सिमम आई थिंक 6.3%. 6.3% जितना होगा. तो आज की डेट में वो 6% है और कुछ साल पहले वो 12-15% था. तो उस समय उसका वो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी अच्छी थी. बट आज की डेट में वो अच्छी है या नहीं है, दैट डिपेंड्स. क्योंकि आज की डेट में 6% का रिटर्न बहुत कम रिटर्न होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं 1 लाख रुपए एफडी में डिपॉजिट करता हूँ, 1 साल बाद मुझे अगर 6% का रिटर्न मिलेगा, और आज मैं अगर इस माइक को 1 लाख रुपए में खरीद सकता हूँ, तो 1 साल बाद जब मैं इसी माइक को खरीदने जाऊँगा तो इट विल कॉस्ट 1,12,000, 15,000, 30,000. उसका पैसा, उसका अमाउंट बढ़ेगा. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. महंगाई तो बढ़ेगी, बट आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, वो उसके बराबर से अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो डिग्रेड हो रहा है. उसी पैसे से मैं माइक नहीं खरीद सकूंगा 1 साल के बाद. बिल्कुल, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मेरे पैसों की कीमत उतनी नहीं बढ़ रही. वो स्टेबल है. दे आर नॉट मैचिंग. तो आप पैसों को इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना चाहिए जो आपके इन्फ्लेशन को, महंगाई को हमेशा मैच करे या उससे अच्छा रिटर्न दे. तो आज से हम फिर से वही डिस्कशन करते हैं, एफडी बेहतर है या नहीं. 10 साल पहले बहुत बेहतर था. आज के सिनेरियो में वो इन्फ्लेशन को प्रॉपरली मैच नहीं कर पाता है. जब हम टैक्सेशंस वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करें, कितना टैक्स कटेगा, पैसा कितना हाथ में आएगा, कितना इन्वेस्ट किया है, तो वो आपके इन्फ्लेशन को मैच आज की डेट में नहीं कर पा रहा है. दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एरियाज. सबको 10x रिटर्न चाहिए. क्यों? क्योंकि अच्छे रिटर्न कहीं और नहीं मिल रहे हैं. तो रिटर्न्स के लिए एवेन्यूज़ बहुत सारे हैं. स्टॉक मार्केट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के एवेन्यूज़ हैं जिसको कि लोग यूज़ करते हैं, और अवेयरनेस भी बढ़ गई है. अभी हाल फिलहाल में ही स्टेटमेंट आया है एक गवर्नमेंट से कि एफडीज़ में पैसे घट रहे हैं, बैंकिंग में पैसे घट रहे हैं, जिसके कारण से बैंक की लिक्विडिटी में दिक्कत आ रही है. तो अब वो पैसे जा कहाँ रहे हैं, तो एनालाइज किया तो पता चला गया, तो वो सब पैसे म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में लोग डाल रहे हैं. बिकॉज एवरीबडी इज नोइंग कि म्यूचुअल फंड इज अ बिट सेफ. रिस्क तो है, मगर रिस्क को अगर जान के करें तो वो रिस्क नहीं होता है. तो अगर म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न आ रहा है तो एवरीबडी इज कमिंग टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. ओके, म्यूचुअल फंड्स एफडी से कैसे बेटर है? राइट, म्यूचुअल फंड एफडी से बहुत सारे सिनेरियो में बेटर है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिटर्न्स ज़्यादा है. ठीक है, जो रिटर्न वहाँ मिलते हैं उससे ज़्यादा रिटर्न यहाँ बट देयर इज रिस्क. एब्सोल्युटली देयर इज अ रिस्क. फिक्स्ड डिपॉजिट इज गारंटीड रिटर्न्स. बैंक लिख के देती है आपको इतना % रिटर्न हम देंगे, चाहे बैंक डूब जाए. यस एब्सोल्युटली. आरबीआई उसको बैकअप भी करती है कि आपका अगर इतना पैसा है, एक्स अमाउंट है, तो हम उसकी गारंटी दे रहे हैं कि आपका ये पैसा कहीं नहीं जाएगा. तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो गारंटीड रिटर्न्स. बट म्यूचुअल फंड्स आर नॉट गारंटीड, दे आर लिंक्ड टू द मार्केट. मार्केट जैसे रिटर्न देगा, म्यूचुअल फंड वैसे रिटर्न देगा. स्टिल एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग. व्हाई? Because they are ready to take risk. Absolutely, everybody wants to take risk so that in उस रिस्क के अगेंस्ट में उनको कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए. क्योंकि अब पैसे एफडी में रखना उतना अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं रहा. तो एवरीबडी वांट्स टू ग्रो देयर मनी, एवरीबडी वांट्स टू बी सेफ रिगार्डिंग फाइनेंशियल फ्यूचर्स. तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट में उन लोग इन्वेस्ट करें ताकि उनको रिटर्न्स मिले. तो फर्स्ट पॉइंट इज रिटर्न. सेकेंड पॉइंट इज क्लैरिटी.
मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत है इस फील्ड में कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, किसने इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, कौन कौन से स्टॉक्स में गया है, सारी की सारी क्लैरिटी आज की डेट में है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, यू विल बी एबल टू गेट ऑल द डिटेल्स कि वो म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। लेकिन इसमें एक म्यूचुअल फंड्स में ब्रोकर भी बीच में आ जाता है जो लेकिन हम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को कैसे खरीद सकते हैं एंड द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन सा है? देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में दो पार्ट तो जरूर हैं, एक डायरेक्ट और एक रेगुलर। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का मतलब ये होता है जो इन्वेस्टर है वो खुद जाके म्यूचुअल फंड्स को ले रहा है, और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जो है उनका मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टर है वो किसी एडवाइज़र या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लेके उसके हेल्प से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हो देन यू नो द रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स यू आर डूइंग। आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है आपको पता है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट आपके गोल को अचीव करेगा, नहीं करेगा, वो उतना रिटर्न देगा, नहीं देगा, क्या वो सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, सारी की सारी ओनरशिप इन्वेस्टर की खुद की होती है। बट जब इन्वेस्टर किसी गाइड के साथ या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या किसी एडवाइज़र के साथ कनेक्ट होके इन्वेस्टमेंट्स को करता है तो फिर जो एडवाइज़र है वो उनको हेल्प करता है गोल बेस्ड प्लान करने में, हर इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने में, हर इन्वेस्टमेंट्स को अगर कुछ उसको सर्विसेज चाहिए तो उसको सर्विसेज को देने में, और साथ ही साथ में उसको रिव्यू देने में कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है, कौन से फंड में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, कौन से फंड आपके गोल को कनेक्ट करेंगे और जल्दी से गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे, ये सारी की सारी गाइडेंस जो है वो गाइड जो होता है वो देता है। तो ये दो डिफरेंट केसेस होते हैं डायरेक्ट और रेगुलर में। तो इस तरह से दो फंड्स चलते हैं म्यूचुअल फंड्स में। ओके, वुड यू लाइक टू स्टेट सम ऑफ द रिस्की एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड में रिस्क भी होता है, बिल्कुल होता है। सेक्टरल फंड्स होते हैं, एक्चुअली बहुत सारी कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे गिनने जाएंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो वेरी हाई रिस्क होती है। सेबी ने एक गाइडलाइन दी हुई है, हर म्यूचुअल फंड को अपनी रिस्क की कैटेगरी एक रिस्कोमीटर से डिनोट करना पड़ता है। आप जिस भी फंड को इन्वेस्ट करोगे उसका एक रिस्कोमीटर होता है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, ऐसे वो मीटर बताता है आपको कि ये फंड कितना रिस्की है। तो जितना ज़्यादा रिस्की रहेगा उतना ज़्यादा रिटर्न भी रहेगा उसमें। उस हिसाब से वो फंड्स मैनेज किए जाते हैं। सेबी क्या है? सेबी इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को गवर्न करती है। अगर जो हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें अब, तो ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज हुआ है। पहले हमारे जो पेरेंट्स हुआ करते थे वो रियल स्टेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते थे, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते थे, फिक्स डिपॉजिट करते थे ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिल सके एक सर्टेन पीरियड के बाद। बट अभी जेनजीज जो हम लोग हैं वो म्यूचुअल फंड्स की ओर जा रहे हैं, शेयर मार्केट की ओर जा रहे हैं। सो व्हाट आर द चेंजेस दैट यू हैव नोटिस? कौन सा बेस्ट था, द प्रीवियस वन और द प्रेजेंट वन? इसमें दोनों ही अपनी जगह बेस्ट थे, बिकॉज द सिनेरियो है चेंज्ड। पहले का जो सिनेरियो था उसमें अर्निंग मेंबर्स जो हैं फैमिली में वो भी ज़्यादा होते थे, फैमिली की अर्निंग अच्छी होती थी, फैमिली की ज़रूरतें कम थी। अब आज मैं बोलूँ कि अपन जो मैस्लोज हियरार्की पढ़ते हैं तो उसमें हियरार्की बोलती है कि सबसे पहले बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, राइट। पहले हम लोग रोटी खाते थे घर की। आज मैं बोलूँगा आपको कि भूख लगी तो आप बोलोगे मेरे को डोमिनोज का पिज़्ज़ा चाहिए। बिल्कुल। मैं बोलूँगा पहले कपड़ा हम लोग सूती, खादी ये सब पहना करते थे, हमारे पिताजी लोग। आज आपको क्या चाहिए? गुची, ज़ारा, राइट, ब्रांड्स, है ना। और अगर पहले के घर देखोगे तो खपरेल वाले घर होते थे, मिट्टी वाले घर होते थे। चलो किसी ने पक्का सीमेंट का घर बना भी लिया तो दैट वाज डिसेंट वन। आज की डेट में किसी को घर चाहिए तो बोलेगा मेरे को स्विमिंग पूल भी होना, मेरे को टेरेस फ्लैट होना, राइट। बिल्कुल। तो ज़रूरतें चेंज हो गई, सिनेरियो चेंज हो गया है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो गई है। पहले लोग खर्चा नहीं करते थे, सेविंग्स बहुत ज़्यादा करते थे, एफडी वाज गुड, ओके। आज की डेट में इतने ज़्यादा खर्चे हो रहे, सेविंग्स कम है, लोगों को रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जितना ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए उतना ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा, और रिस्की एसेट्स में इसलिए फंड्स ज़्यादा आते हैं। ओके। तो सिनेरियो चेंज हुआ है, लोगों की ज़रूरतें चेंज हुई है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट की स्टाइल्स भी चेंज हो गई है। ये समय की मांग है। म्यूचुअल फंड्स पहले भी थे, बिल्कुल, प्रॉपर्टीज़ पहले भी थी, गोल्ड लेने का ऑप्शन पहले भी था, था। बट लोग
फिर भी एफडी करते थे। एंड अभी भी वो अवेलेबल ही है। हाँ, रियल स्टेट्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, रिस्की एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? सभी एसेट्स का अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं। तो रियल एस्टेट के भी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमको सभी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ के अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को प्लान करना है। अब तुम अगर सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में पूछोगे तो उसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि वो ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। आपने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई खेत या कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदी, हो सकता है आपको 3 महीने में 3 गुना रिटर्न दे दे ड्यू टू सम डेवलपमेंट इन नियर बाय एरियाज। लाइक कहीं से रोड आ गई, गवर्नमेंट ने कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट प्लान कर दिया, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नया चीज़ आ गया, तो उस एरिया में डेवलपमेंट्स बढ़ गई, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 गुना देखे हो सकती है। राइट, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए बहुत सारी। तो उसका मेरा कहना ये है कि अगर प्रॉपर्टीज़ अगर आप लेते भी हो तो ये अच्छी चीज़ है, बट उसको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। डाइवर्सिफाई करके रखने का मतलब है कुछ पैसा प्रॉपर्टी में ज़रूर रखो, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में रखो और कुछ पैसा जो है वो दूसरे एसेट्स में भी रखो। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ आर गुड, यस दे आर रिस्की बट दे आर गुड इन्वेस्टमेंट्स, दे शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी कर सको तो करना चाहिए। What are the disadvantages? डिसएडवांटेज है लिक्विडिटी। जैसे कि अगर आप आज उस प्रॉपर्टी को बेचने जाओगे तो इट विल टेक कपल ऑफ मंथ्स, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगेगा उसकी लिक्विडिटी आपके हाथ में आने में। रादर देन दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बैंक एफडीज हो गए, उसमें आज पैसा निकालने जाओ तुरंत पैसा मिलता है। तो जो लिक्विडिटी आपको चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तो उसमें तुरंत नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, आप बहुत अर्जेंसी में अगर बेचने जाओगे कि मेरे को तुरंत पैसा चाहिए, तो आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो सामने वाले बोलेगा 90 में दे रहा है क्या? बिल्कुल राइट। तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है शायद वो आपको ना मिले रिकॉर्डिंग, मतलब आपकी ज़रूरत को देख के। आप एकदम हड़बड़ी करोगे बेचने के लिए उसको, तो सामने वाला समझ जाएगा। एवरीबडी इज ट्रेडर नाउअडेज, सब लोग चालाक हैं। तो उसमें ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या है, उसमें कभी कभी फ्रॉड भी होता है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई प्रॉपर्टी लेते समय हमें वो प्रॉपर्टी में कोई फ्रॉड तो नहीं, उसमें सर्च वगैरह कराना होता है। हाँ, वो सब चीज़ें ध्यान रख करके लेना पड़ता है। प्लस क्या है, उसको प्रॉपर्टी में एक और डिसएडवांटेज है कि आपको उसको लेने के लिए ना एक हैवी अमाउंट चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी आप 50,000 लाख रुपए में नहीं ले सकते, बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी के लिए आपके पास अमाउंट भी अच्छा होना चाहिए। तो एडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है, रिटर्न बहुत अच्छा देता है। लंबे समय तक छोड़ दीजिए तो आपकी प्रॉपर्टी भी अच्छी हो जाती है और आप उसको इंजॉय भी कर सकते हो। कोई खेत है तो फार्म हाउस बना लिया, अपना वीकेंड हो गया, या उससे आप इनकम भी जनरेट कर सकते हो। फार्म हाउस बना के आजकल लोग बहुत इनकम जनरेट करते हैं। तो एडवांटेजेस भी बहुत है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। हाउ मच रिटर्न कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एफडीज एंड म्यूचुअल फंड्स? एफडीज़ का तो आज की डेट में रिटर्न्स बहुत कम हैं, लोग बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं एफडी में। म्यूचुअल फंड्स आर अ बिट सेफ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ साथ डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, जो कि आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी देते हैं और साथ ही साथ में डिसेंट रिटर्न्स एफडी के से थोड़े से बेहतर रिटर्न्स भी देते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हाइब्रिड ऑप्शंस कहते हैं। तो हाइब्रिड ऑप्शंस में इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होता है। दोनों का मिक्सचर होने से रिस्क कम हो जाता है और इक्विटी का थोड़ा पोर्टफोलियो होने से वो रिटर्न्स भी अच्छे आते हैं। इक्विटी और डेट होती क्या है? हाँ, इक्विटी क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में, जब हम अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इक्विटी कहलाती है। और डेट का मतलब होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स, नेशनल डिपॉजिट पेपर्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो डेट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक फिक्स्ड रिटर्न आपको देते रहते हैं। वो मार्केट लिंक नहीं होते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो तो उनमें फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो इसीलिए वो जो रिटर्न्स हैं वो डेट रिटर्न्स होते हैं और ये इक्विटी। और जब दोनों को मिक्स करके कोई फंड बनाया जाए उसको हाइब्रिड फंड कहते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में ऑप्शंस होते हैं जिसको हाइब्रिड फंड्स कहते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमारे रिस्क कम होता है और रिटर्न्स डिसेंट होते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, सो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू, जैसे हमारे जो ऑडियंस हैं वो यंगस्टर्स हैं, जिनका एज 18 to 30 के बीच में रेंज कर रहे हैं, सो उन्हें अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए
और आगे 10 साल जो उनको बेनिफिट दे सके अभी से, व्हाट दे कैन स्टार्ट? यंगस्टर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। मतलब दे शुड बी अवेयर कि आज तो हमारी इनकम नहीं है, 1 साल बाद जब हम लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल होने के दौर पे रहेंगे, कुछ तो हमारी इनकम रहेगी। 5 साल बाद हम इस स्टेज में जाएंगे, 20 साल बाद हम इस स्टेज में जाएंगे, और 40 साल बाद हम उस स्टेज में जाने वाले हैं। ये सब चीज़ें इनएविटेबल है, होनी ही होनी है। कुछ गोल्स होते हैं लाइफ में जो आने ही आने हैं, लाइक मैरिज, राइट, होनी ही होनी, 90% लोगों की तो होगी, बिल्कुल, राइट। बच्चे होने ही होने हैं, बच्चों की एजुकेशन होनी ही होनी है, बच्चों की शादी करनी ही करनी है, फिर आपका रिटायरमेंट वो आना ही आना है, राइट। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आनी ही हैं। ये सब आपके लाइफ के गोल्स आज से बने हुए हैं। यू शुड रियलाइज दैट कि आपको उसके लिए तैयारियां जितनी जल्दी शुरू कर लोगे ना, उतना ही बेटर है। अगर आप 25 साल में तैयारी शुरू कर दोगे तो आप 40 साल इन्वेस्टमेंट्स करके आप आराम से 8-10 करोड़ रुपए कमा सकते हो। बट वही इन्वेस्टमेंट जब आप 40 में शुरू करोगे और आपको 60 में पैसा चाहिए, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट्स आपको 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं बना देगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यंगस्टर्स के लिए होता है कि वो रियलाइज़ करें कि उनके लाइफ में गोल्स हैं। जब वो रियलाइज़ कर लेंगे, फिर वो उन गोल्स को ना एक अमाउंट के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का मतलब होता है कि इस गोल के लिए मुझे आज अगर इतना अमाउंट चाहिए, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा गोल प्लान करते हैं कि मैंने जब कॉलेज में MBA किया था तो 3 लाख 3.5 लाख रुपए में हो गया था, आज से 2006 में, ठीक है। आज की डेट में अगर कोई अच्छे कॉलेज से अच्छे MBA करने जाता है 20-25 लाख रुपए लगता है। मेरे बच्चे जब MBA करने जाएंगे आज से 20 साल बाद, तो क्या कॉस्ट आनी चाहिए? 40, कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, अच्छे कॉलेज से डिसेंट एजुकेशन करेंगे तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ तैयारी करके रख सकता हूँ। भाई उतना पैसा सेव करके रख लूँ ताकि उनकी हायर एजुकेशन की नीड को मैं पूरा कर सकूँ। तो मैंने गोल बनाया एजुकेशन, फिर उस गोल को एक अमाउंट से लिंक किया। उस अमाउंट से लिंक करने के बाद फिर मैंने उस अमाउंट की तैयारी शुरू करी। दिस इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर यंगस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो पहले इस तरह से अपनी लाइफ के गोल्स बना ले। छोटे से गोल्स भी बनाए, भाई बाइक लेनी है 3 साल बाद, मैं चाहता हूँ अपने पैसे से लूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा गोल है, बिल्कुल, तो करना चाहिए। तो उस हिसाब से छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए और उस गोल को मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ इससे कि सपोज यू हैव टू बाय अ लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज, 5 करोड़ की आती है। सो व्हाट यू कैन डू नाउ, स्टार्ट सेविंग मनी, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग अभी कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जैसे हेल्थ में कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं ओल्ड एज, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जस्ट कुछ इन्वेस्टमेंट जो हमें अभी से प्लान करनी चाहिए उसको क्लासीफाई करें। इन्वेस्टमेंट आर अ गुड वे टू लर्न ऑल्सो, ठीक है। कुछ चीज़ें सीखने के लिए, जैसे कि आप लोग आज की डेट में सुनते हो कि क्रिप्टो इज़ दिस, क्रिप्टो इज़ दैट, और अट्रैक्ट भी करता है बहुत। कुछ लोगों को देखते हैं, अरे उसने 10,000 डाला था आज 50 हो गया, तो वो अट्रैक्ट भी करता है हमको कि यार हमको भी करना चाहिए। बट इतने सारे रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए। आप यंगस्टर हो, आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, उस पैसे को एक आप रेशियो में डिवाइड करो, 50-30-20। 50% आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स और नीड्स, भाई रेंट देना है, खाने का पैसा देना है, पेट्रोल का पैसा देना है, फीस भरनी है, किताबें लेनी है, स्टडीज़ में खर्चा करना है, ये सब बेसिक नीड्स हो गई, ये ज़रूरी है 50%। 30% आपकी नीड्स जो आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, कपड़े लेने हैं तो थोड़े अच्छे कपड़े ले लिए, तो भाई कभी एंटरटेनमेंट में खर्चा कर दिया है, कभी कुछ कहीं घूमने चले गए, ठीक है चलो वो भी करो। उसके बाद जो 20% बचता है उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेव करो। दिस इज 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल है, उसको भी करना ही चाहिए। और ये बहुत ही सिंपल वे ऑफ सेविंग है, और ऐसा तरह से सेविंग्स आप अगर आज से शुरू कर दोगे ना, इट विल बिकम अ हैबिट। हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक हैबिट सेविंग की बना ली ना, तो पूरी लाइफ जो है वो आपको पैसों की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आर्ट ऑफ मेकिंग मनी क्या क्या हो सकता है, और क्या ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ जो हमें पैसा बनाने के लिए अवॉइड करनी चाहिए? पैसा बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ, पैसा ज़रूर बनाइए, बिल्कुल, बहुत सारा बनाइए, मगर क्या नहीं करना चाहिए ये आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है।
अगर आपकी अपब्रिंगिंग इथिकली हुई है, आप बचपन से ही आपको लगता है कि ये गलत काम करके मैं पैसा नहीं कमाना चाहता, तो बिल्कुल मत कीजिए, और वो करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पैसा कमाना, वही मैंने बताया, रिच एंड वेल्दी। रिच के पास पैसा तो बहुत सारा होता है, मगर वो मेंटली जो है पीस में नहीं रहते हैं। पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है? शांति, सेटिस्फैक्शन, राइट। वैसे ही हम लोग कहते हैं, जैसे कि एक कार है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पेट्रोल डलवाना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है आपको कहीं से कहीं पहुंचाना, किसी गोल को अचीव करना, किसी मंजिल को पाना, वो एक कार का ऑब्जेक्टिव है। सिमिलरली एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है। लोग लगता है कि यार ये बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पैसा कमाना है। नहीं, हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे वेल्थ सफारी जो मेरा बिजनेस है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर प्रोमिसेस। मतलब हम लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी प्रोमिसेस को फुलफिल कर पाएँ। कैसे कर पाएँ? जैसे कि मैंने बिना देखे बिना बोले बहुत सारे लोगों को प्रॉमिस कर दिया है। जैसे कि मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया है कि पूरी ज़िंदगी भर मैं तुमको फाइनेंशियली फ्री और सिक्योर रखूँगा। मैंने अपने बच्चों को बिना बोले प्रॉमिस कर दिया है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको स्टडीज़ में एक लेवल तक लेके जाऊंगा। मैंने अपने मदर और फादर को प्रॉमिस कर दिया है कि आपने मुझे यहाँ तक लाया, अब मेरी जिम्मेदारी है आपको पूरा जीवन संभालने की। तो ये सब प्रॉमिसेस मैंने कर दिए। अब ये प्रॉमिसेस फुलफिल कैसे होंगे? जब तक मैं इन सब चीज़ों के लिए अच्छे से पैसे जमा नहीं कर लूँगा तो ये प्रॉमिसेस मेरी प्रॉपर फुलफिल होंगी। तो वेल्थ सफारी का गोल यही है कि आपने जो प्रॉमिसेस कर दी हैं उसको पूरा करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके। तो इस तरह से यंगस्टर्स को भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना चाहिए, अपनी प्रॉमिसेस। मतलब आपका जो सवाल था कि भाई कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो वो गलतियां सिर्फ गलतियां तो नहीं है, बस बहुत सारा पैसा कमाओ, अच्छी चीज़ है, बट पैसा किस तरीके से आप कमा रहे हो, वो तरीका आपको बहुत लंबे समय तक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये ज़रूर सोच के ही करना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोचो, हमेशा 10 years डाउन द लाइन सोचो कि ये जो आज मैं एक्शन कर रहा हूँ वो एक्शन मुझे 10 साल बाद कहाँ खड़ा करेगा। दैट आंसर टू दैट क्वेश्चन विल गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट कि अब आपको करना क्या है। ओके, हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे ऐसे हैं जो मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके घर की सैलरी 30K to 50K और 20 to 50 के बीच में रेंज करती है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू देम कि वो अपनी फाइनेंशियल को कैसे मैनेज करें? डिवाइड दिस 50K को, 50,000 रुपए को कैसे वो इन्वेस्टमेंट करें, अपने घर का खर्चा भी कैसे निकाल लें उससे, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा कैसे उसी पैसे से दिला दें, एंड ऑल दैट। इस रेंज में जब भी कोई इनकम होती है ना, तो मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जिनको इन्वेस्टमेंट्स में गाइड करता हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि इस रेंज में जितने भी लोग आते हैं ना, वो लोग अपने इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस बना लेते हैं। इसीलिए वो लोग अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में बहुत मुश्किलात में आ जाते हैं। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको घर में फ्रिज की ज़रूरत है, आपको मालूम है कि मेरा बजट 10-12 हज़ार रुपये का है, मैं उतने का फ्रिज ले सकता हूँ, मैं एफर्ट कर सकता हूँ, मगर आपको 25,000 का फ्रिज पसंद आएगा और सामने वाला बोलेगा कि EMI में ले लो, बोलेगा अरे यार 2,000 EMI तो मैं दे सकता हूँ, चलो मैं ले लेता हूँ। बट यू डिड नॉट रियलाइज कि दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर बजट। भले EMI में मिल रहा है मगर वो आपके बजट से बाहर है, आप ओवर बर्डनड हो जाते हो। ऐसे छोटे छोटे EMI मिला के 25-30 हज़ार तो आपकी EMI बन जाती है। अच्छा फ़ोन ले लिया, गाड़ी ले ली, फ्रिज ले लिया, AC ले लिया, सबकी EMI मिलाओगे तो आपकी इनकम की 20-30% हो जाती है। तो दैट इज़ डेंजरस, वेरी डेंजरस। यू हैव टू मॉनिटर कि मेरे जो EMIs हैं वो एक लेवल में, एक लिमिट के अंदर ही रहें। ओनली देन यू विल बी एबल टू लिव फ्रीली। आपके पास जो पैसे आ रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड रहोगे और कन्फाइंड रहोगे, आपको टेंशन नहीं होगी। नहीं तो फिर होता क्या है, पैसा आता है हर महीने, सैलरी आती है हर महीने, मगर वो कैसे चली जाती है, कहाँ कहाँ पेमेंट हो जाता है, 10 तारीख 15 तारीख होती है, फिर वापस से हमको लगता है अरे पैसे खत्म हो गए। हाउ कैन वी प्लान दिस? सिंपल है, आपको हर एक इनकम और हर एक एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है।
होता यही है, कहाँ कहाँ। हाँ, अब टूल्स बहुत सारे हैं। टूल्स में मोबाइल ऐप भी है, बहुत सारे ऐप्स हैं आज की डेट में, रिकॉर्ड करने के बहुत सारे सिस्टम हैं। जो आपको पसंद आता है वो करो, बट रिकॉर्ड करने से अवेयरनेस होगी कि अरे पिछले महीने हमने यहाँ पे जाके ज़्यादा खर्चा कर दिया था, इस महीने हमको इसको कंट्रोल करना है, इस महीने पेट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया, इस महीने हमारे इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। व्हाट कैन बी काउंटेड, व्हाट कैन बी मेजर्ड कैन बी डन। जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो कर ही नहीं सकते। आप खर्चे को मेजर कर पाओगे, आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है पैसा आ रहा है, चलो खर्चा करना शुरू करो, शुरू खत्म हो जाएगा तो पता चल जाएगा, तो फिर ऐसा में नहीं चलेगा ज़्यादा। आप टेंशन में ही रहोगे हमेशा। तो हमें लोन ऑब्वियसली नहीं लेनी चाहिए, बट नहीं, लोन कुछ लेना ऐसे चाहिए। केसेस हैं जहाँ पे लोन लेना भी चाहिए, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, एब्सोल्युटली यस, लेना होम चाहिए। लोन हो गया। होम लोन इज़ द बेस्ट लोन, सबसे सस्ता लोन होता है। और आपके पास पैसा, लोग करते हैं, उनके पास पैसा होने के बावजूद भी वो लोग होम लोन लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ सो चीप। बहुत ही सस्ता लोन होता है होम लोन, ओके, इसीलिए उस लोन को लोग लेते हैं। तो दैट इज़ अ गुड इन्वेस्ट। वो फाइनेंस मैनेज करने का एक टेक्निक भी है। लोन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक गुड लोन और एक बैड लोन। गुड लोन ऐसे लोन होता है जैसे होम लोन हो गया, वो बहुत ही चीप मिलता है। गोल्ड लोन्स भी मिलते हैं, वो थोड़े से चीप होते हैं, तो वैसे लोन्स ले सकते हो, लेना चाहिए, ज़रूरत हो तो बिल्कुल लीजिए। बैड लोन्स होते हैं जो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिलते हैं। पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, इनको अगर आप स्मार्टली यूज़ करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने अगर फंड्स मैनेजमेंट में, पेमेंट में, डिसिप्लिन में थोड़ा सा भी चूक किया तो इतना हैवी पेनल्टी, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि फिर आपको चार्जेस ही पे कर करके आप मर जाओगे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी के टाइम पे अभी वैसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ऑल दोज आर ट्रैप्स। उसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं। यस, अगर जो आप पेमेंट नहीं करते हो, इजी मनी में ट्रैप है, बहुत ट्रैप होता है, उसमें नहीं फंसना चाहिए। ओके, पैसा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको आज ही दे देगा वो, बट उसको पे करते 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 आप जो हो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर पेरेंट्स जनरेशन। आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड करियर? What would be your advice to them? वेल, पेरेंट्स ने अपने समय पे ये सब चीज़ें ऑलरेडी करी हुई हैं। उस समय के हिसाब से उन्होंने बहुत बेहतर किया है। अब आज के समय के हिसाब से उन्होंने अपने फंड्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, वो भी एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है उनके लिए। एसेट एलोकेशन में उनको चाहिए कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स्ड रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स, सेफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहते हैं उनको। तो वो म्यूचुअल फंड में भी ऑप्शंस होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट इज आल्सो ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर देम। और साथ ही साथ में अभी गवर्नमेंट की भी कुछ अच्छी स्कीम्स होती हैं जिसमें कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट यही है कि उनके इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग है और जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो दोनों अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, बस वो भी ट्रैप में ना फंस जाएं। जैसे कि मैं कई बार सुनता हूँ कि कुछ लोग रिटायर हुए, एक साथ उनको 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ मिला, तो उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दिया या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ले लिए जिनकी उनको ज़रूरत नहीं थी। राइट, तो वो चीज़ों को ज़रूर वो एनालाइज करें और अवेयर रहें और सही एडवाइज़र से कनेक्ट करके रहें ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रख सकें, प्रिंसिपल सिक्योर रहे और उससे जो रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं उस रिटर्न से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। पिछले 10 से 15 सालों में हमने देखा कि एफडीज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल स्टेट्स में कर रहे हैं और गोल्ड लोन में कर रहे हैं। हाँ। पर अभी वही म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। आगे के 10 साल में हम लोग मार्केट में कोई और शिफ्ट देख सकते हैं जो बूम करेगा, और क्या क्या चेंजेस हम लोग देख सकते हैं? क्या मार्केट में रिसेशन आ सकता है म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में? वो देखो, रिसेशन की बात करें अगर, तो हम पिछले 3 साल से रिसेशन का वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं, क्यों? राइट, क्योंकि हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि भाई यहाँ वॉर चल रही थी, रिसेशन आएगा, यूएस में रिसेशन आ गया है, हमारे पास भी आएगा, नहीं आया। फिर कुछ और इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस हुई, रिसेशन आएगा, नहीं आया। तो नहीं आने का कारण ये है कि हमारे
इंडिया में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इतने अवेयर हो गए हैं, इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आज की डेट में कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में फंड्स का इनफ्लो बहुत बढ़ गया है। तो फंड्स के इनफ्लो बढ़ने से हमारी ग्रोथ बहुत बढ़ रही है। तो इस कारण से हमें इंटरनेशनल मार्केट में अगर कुछ भी सिनेरियो डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले बहुत फ़र्क पड़ता था। क्या होता था, जब इंटरनेशनल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती थी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इंडिया से पैसा निकाल के वहाँ इन्वेस्ट करते थे। तो जब भी वो इंडिया से पैसा निकालते थे तो इंडियन मार्केट में भूचाल आ जाता था कि अरे पैसा निकल गया, मार्केट गिर जाता था। आज की डेट में वैसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। रीज़न बीइंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं उनका इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लो बहुत ज़्यादा आने लग गया है। तो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा मूव भी करें तो भी अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस कारण से हमारा मार्केट बहुत स्ट्रांग हुआ है। इसलिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी हैं। ओके तो आगे क्या चलेगा, ये तुम्हारा सवाल था। तो आगे के समय में आने वाली चीज़ें जो हैं अब गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमारे पास 2 सेशन से स्टेबल गवर्नमेंट मिली है। अब गवर्नमेंट के अभी कल ही बजट आया, तो एनालिसिस आएगी तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से सेक्टर्स में फोकस बढ़ाया है, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर के लिए बजट निकाला है, कौन कौन से स्टेट्स को क्या क्या ज़्यादा राइट्स दिए हैं। उसके हिसाब से अलग अलग सेक्टर में अलग अलग ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे कि एनर्जी सेक्टर जो है उसमें अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मिल सकता है, जो कि पिछले कुछ समय इंफ्रास्ट्रक्चर में काम भी बहुत हुआ है। टेक्नोलॉजी सेक्टर इज़ गुड, हमेशा हम टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे ही है और रहेगा भी, डेवलप भी कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है। डिफेंस सेक्टर इज़ कमिंग अप वेरी गुड। रेलवेज जो है उनको बहुत अच्छा बजट मिलेगा, तो वो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सेक्टर में बूस्ट अप देगा। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स का एनालिसिस किया जा सकता है हर बजट के दौरान। फिर उसको आगे 3-5 साल में अच्छा रिटर्न्स उससे जनरेट किया जा सकता है। दैट कैन बी वन ऑफ द सिनेरियोज। बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर मैनेज किया जाए तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ आप बना सकते हो। हमने इन्वेस्टमेंट में बात करी थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कि आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कुछ स्किल सेट सीखने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी। तो पर्सनल फाइनेंसेस में ये सब कैसे हेल्प करता है, जैसे दिस लीडरशिप क्वालिटी, पर्सनल डेवलपमेंट, योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल दैट। मैं बताऊं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अगर आपके फाइनेंसेस सॉर्टेड है ना तो आप माइंड से एकदम स्मूथ हो, आपके पास टेंशन नहीं है, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो हमेशा असर करेगा ही करेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करके रखे ना तो आप दूसरी चीज़ों में अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी दे सकते हो। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी स्मूथ होगी और आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी। क्योंकि फाइनेंस मैनेज करने का स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, किसी भी कंपनी को देख लो, किसी भी कंट्री को देख लो या किसी एक इंडिविजुअल को देख लो, बड़े से बड़े या छोटे से छोटे बंदे को देख लो, अगर उन्होंने अपनी फाइनेंसेस, अपने पैसों को संभालना सीख लिया ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं। अब बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको देख लीजिए, उनकी फाइनेंसेस संभालने की आदतें होती हैं, बहुत अच्छी आदतें होती हैं। वो आदतों के कारण ही वो लोग आगे आते हैं। उनके अंदर कोई ऐसा स्पेशल स्किल नहीं है। अगर एक आदत आपने डाल ली है अपने अंदर, और वो आदत ही आपको आगे चल के सक्सेसफुल बनाती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ सब चीज़ें जो है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के ऊपर मैनेज करती है। आप कंसिस्टेंसी मैनेज कीजिए, एक डिसिप्लिन रखिए अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टाइल में, अपनी फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखिए एंड यू विल ग्रो स्मूथली। आप एक कपल को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उनके फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए? एक कपल के लिए तो बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। रीज़न बीइंग, एक कपल जो है ना वो उनकी इनकम स्ट्रीम्स 1 या 2 हो सकती हैं, बट उनकी एक्सपेंसेस की स्ट्रीम बहुत सारी है, खर्चे बहुत सारे होते हैं उनके। मगर उनको क्या होता है कि जब एक आदमी अकेला काम करता है तो एक ही आदमी का काम करता है, जब 2 लोग एक साथ आ जाते हैं ना तो 11 के बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए वो दोनों अगर मिल के उस चीज़ को मैनेज करेंगे तो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। टिप्स बहुत सारी हैं। एक सिंपल सी टिप्स यही है कि
इनकम के अकाउंट्स अलग रखें, एक्सपेंसेस के अकाउंट अलग रखें, जॉइंट अकाउंट्स ओपन करें, उसके थ्रू एक्सपेंसेस को मैनेज करें और हर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करके डिस्कस करें। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है एक कपल के लिए, जिससे कि वो अपने फाइनेंसेस साथ ही साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी बहुत स्मूथली चला सकते हैं। रख सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा गया है कि एक कपल में ब्रेकअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर उनके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो, स्टेबल नहीं, और अगर उनके फाइनेंसेस भले कितना भी इनकम आ रहा है, अगर प्रॉपरली प्लान्ड और वेल मैनेज्ड है ना, तो फिर इनकम ज़्यादा कम होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है क्लैरिटी से। अगर आप दोनों के बीच में क्लैरिटी है तो आप दोनों स्मूथली उसको हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपस में क्लैरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये सभी चीज़ें आती हैं, जो कि आप जब अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करते हो, तो दैट विल गिव यू द रिजल्ट, बट इट विल टेक टाइम। एब्सोल्युटली यस, सभी चीज़ों को टाइम लगता है। अपन ने जैसे डिस्कस किया ना कि भाई इजी मनी कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। सुना है? बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा ही होता है। अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, इसका मतलब है वो चीज़ तो आपको दे रहा है, मगर प्रोडक्ट आप हो, आपको वो यूज़ करेगा। तो कुछ भी फ्री नहीं होता है इस दुनिया में, इसलिए आप लोग को उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। ओके, सो आई थिंक now we should conclude this podcast with a last question. 3 financial mistake which we should avoid in our 20s. In your 20s? Yes. 3 financial mistakes that you should avoid in your 20s. In your 20s you are very young. बहुत यंग हो आप, ठीक है? तो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है एक्सेसिव लोन्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमें लोन्स बहुत जगह मिल जाएंगे, मगर ईएमआई में बहुत महंगी महंगी चीज़ें ले लेना, फिर बाद में जो आपको बर्डन बन जाए उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ताकि आप जब आपके पास उस टाइप का पैसा आ जाएगा, उस टाइप की इनकम आ जाएगी, और जब आपको लगेगा कि अब ये रिक्वायरमेंट है, तब उसको ज़रूर लीजिए। वही है अपनी नीड और अपनी ईगो, उनको मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है इन योर 20s, क्योंकि अभी तो आपने लाइफ शुरू करी है। अच्छे गोल बनाइए ना, पैसा आता है, खर्चा कीजिए, अपने पे खर्चा कीजिए। और स्किल डेवलप करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, आप घूमने जाइए। सोलो ट्रिप्स बहुत ज़रूरी है। आप पहले क्या होता था, जैसे How many trips would you like to suggest to our viewers? Well, that depends upon your financial condition। कम से कम एक तो होना ही चाहिए सोलो ट्रिप, मिनिमम होना ही चाहिए, और जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। टाइम निकालिए, सोलो ट्रिप में जाइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को भी, और आपकी सोलो ट्रिप्स आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखा देगी। आपकी सोलो ट्रिप्स आपको पैसा मैनेज करना सिखा देगी। आपकी सोलो ट्रिप्स आपको सस्ते में कितना ज़्यादा काम हो सकता है सिखा देगी। आपकी सोलो ट्रिप आपको दुनिया दिखा देगी, दुनिया में जीना सिखा देगी। I just want to say one of my story. मैं कुछ दिनों पहले वाराणसी गया था, बनारस। 1000 रुपीज़ लेकर मैं ट्रेन में गया, जनरल में गया। अरे वाह। वहाँ पे फिर ट्रैवल करने के लिए मैंने लोगों से लिफ्ट ली। लिफ्ट लेकर मैं ट्रैवल करता था, एंड यू नो इट सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑफ माइंड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। हम लोग भी कभी भी कंपनी के टूर में या ट्रिप में जाते हैं तो हम लोग भी बजट बनाते हैं, भाई हमारा इतना बजट है और अब हमको इस बजट में कैसे एंजॉय करना है, तो हम लोग इस तरह से चीज़ें मैनेज करते हैं, बहुत मज़ा आता है। यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। एंड जनरली स्टूडेंट लाइफ में आई वुड सजेस्ट कि हमें यही फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी एब्सोल्युटली इन ट्रैवलिंग। और यही था सर आज का पॉडकास्ट। आज हमने ऑब्वियसली फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करनी चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं, एफडीज क्या क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, किसी कपल को कैसे उनके फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए। We covered a lot of things. Absolutely. In this podcast. Actually, these financial discussions are so vast. You cannot conclude, you cannot cover everything in 40-50 minutes. Possible नहीं है. But हाँ, it was a good podcast and I shared a lot. This was first podcast for me also. So it was really amazing to discuss it. So this was all, guys, with Dhawal Varu sir in The Hustler. So stay tuned with us for this type of something new, something different, and something special, and a one-on-one podcast only on The Hustler. So
थैंक यू सर। थैंक